हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अपने घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे और ठीक होंगे। और आप कैसे हैं आप मुझे लाइव चैट में भी बता सकते हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस समय पे अपने घर में रहना। क्योंकि कोरोना जो है बहुत ही ज़्यादा फैल रहा है इंडिया में। आपको पता है कि अभी अगर मैं देखूं, अभी रात को 8:40 हुए हैं और आज की स्थिति के हिसाब से आज 13,15,000 केसेस के आसपास हो चुके हैं। आज ही दिन में वो केसेस 12,80,000 पे थे और आज रात को वो 13,15,000, मतलब कितनी स्पीड है आप देख सकते हैं। तो इसलिए ज़रूर मैं आशा करता हूँ कि आप लोग घर पे ही होंगे। कोई भी गैर ज़रूरी काम के लिए प्लीज़ बाहर ना निकले, क्योंकि देश की हालत ख़राब हो रही है। ओके, तो देखिए आज जैसा कि आपको पता है कि आज हम पढ़ रहे हैं हिस्टोरियोग्राफी डेवलपमेंट इन द वेस्ट का पार्ट 2। ये एक प्रीमियर है, मतलब लाइव चैट चालू है। आप अपने कोई भी डाउट्स हो तो फटाफट मुझे पूछ सकते हैं, और जो जो अभी आ चुके हैं वो फटाफट लाइव चैट में मुझे हाय बोलेंगे, ठीक है। सो देखिए, पहली बात तो चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर देना जरूर, ठीक है, जो कि एजुकेटेड एजुकेशन। और चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। तो आज के सेशन का एजेंडा क्या है, आज हम पढ़ने क्या वाले हैं। पहली चीज तो हम ट्रेडिशन ऑफ हिस्टोरियोग्राफी के बारे में पढ़ेंगे कि पुराने जमाने में हिस्टोरियोग्राफी कैसे होती थी। उसके बाद हम मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी के बारे में पढ़ेंगे कि आज हिस्टोरियोग्राफी कैसे होती है। और उसके बाद हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक पर्सपेक्टिव इन यूरोप एंड हिस्टोरियोग्राफी। वो क्या होता है वो हम आगे देखने वाले हैं, ठीक है। लेकिन दोस्तों उससे पहले पहली चीज आपको बतानी है कि ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप इफ यू हैवंट, ठीक है। ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप का नाम, यू कैन सर्च इट एंड ज्वाइन इट, ठीक है। और उसी के साथ साथ शेड्यूल आपको दिख रहा है यहाँ पे। आज हमारी 9:30 की जो क्लास है ये हमारी अभी चल रही है। इसके बाद कल शाम को 4:15 बजे मैं लाइव होने वाला हूँ इसी चैनल पे। ज्योग्राफी के 3rd लेसन का पार्ट 2 करेंगे, जो कि फिजियोग्राफी एंड ड्रेनेज। और रात को कल 9:30 बजे पॉलिटिकल साइंस लेसन 1, जो कि वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसका पार्ट 2 होने वाला है, ठीक है। तो दोनों सेशन जरूर आप अटेंड कीजिएगा। और आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहली चीज जो हमें पढ़नी है वो है ट्रेडिशन ऑफ हिस्टोरियोग्राफी। आई होप आप लोगों ने टेक्स्ट बुक खोल के रखी होगी, क्योंकि टेक्स्ट बुक खोल के रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती है जो नोट करनी होती है, जैसे मीनिंग्स वगैरह, ठीक है। तो इसलिए फटाफट अगर आपने नहीं खोली हो तो आप टेक्स्ट बुक खोल लीजिए और फिर हम शुरू करते हैं। तो देखिए, वी हैव लर्न्ड अबाउट द हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड, critically examining the historical sources and writing the historical narrative। तो हमने पिछले सेशन में, मतलब कल शाम को हमने क्या पढ़ा था कि पहली चीज तो हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड क्या होती है हमने देखा था ना। शुरुआत में क्या होता है, पहले वो कलेक्ट करते हैं, उसके बाद वो अच्छे से उसको जांच करते हैं, एग्जामिन करते हैं, स्क्रूटिनाइज करते हैं, मतलब केयरफुली एकदम ऑब्जर्वेशन करके उसका एग्जामिनेशन करते हैं। और उसके बाद उससे क्वेश्चंस बनाते हैं और उन क्वेश्चंस का आंसर निकालते हैं, जिसे हम हिपोथेसिस कहते हैं, ठीक है, या हाइपोथेसिस भी कह सकते हैं। नेक्स्ट इज क्रिटिकली एग्जामिनिंग, जो मैंने अभी बोला, एंड राइटिंग द हिस्टोरिकल नैरेटिव, जिसे हम हाइपोथेसिस कहते हैं, ठीक है। द राइटिंग ऑफ क्रिटिकल हिस्टोरिकल नैरेटिव इज नोन एज हिस्टोरियोग्राफी। मतलब क्या है, हम जब एक हिस्टोरिकल नैरेटिव लिखते हैं, हिस्टोरिकल नैरेटिव मतलब हिस्ट्री की एक, फॉर एग्जाम्पल एक घटना थी, उस घटना के लिए मैंने बहुत सारी रिसर्च की और अब उस रिसर्च के बाद मुझे कुछ चीजें पता चली तो उनको मैं लिख रहा हूं, तो उसे हम कहते हैं द राइटिंग ऑफ क्रिटिकल हिस्टोरिकल नैरेटिव, ठीक है। तो ये जो लिखने का रहता है, हम जब लिखते हैं ये, तो इसे हम कहते हैं हिस्टोरियोग्राफी, ठीक है। तो हिस्टोरियोग्राफी का मतलब आपको पता चला कि जब हम किसी पूर्व घटित घटना के लिए, मतलब हिस्ट्री के लिए, हम कुछ रिसर्च करने के बाद कुछ कंक्लूजन्स निकालते हैं और उसे हम लिखते हैं, तब हम उसे हिस्टोरियोग्राफी कहते हैं। अ स्कॉलर हु राइट्स सच अ नैरेटिव इज अ हिस्टोरियन। मतलब एक ऐसा स्कॉलर, एक ऐसा व्यक्ति जो हिस्टोरियोग्राफी करता है, उसे हम हिस्टोरियन कहते हैं, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज द हिस्टोरियन। The historian cannot include every past event in his narrative। अरे भाई, इतना बड़ा नैरेटिव थोड़ी लिखा कि उसमें हर एक डिटेल उसने लिखी है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हर एक डिटेल लिखना तो पॉसिबल ही नहीं है, बस जो उसको इंपॉर्टेंट लगता है वो ही वो लिखेगा, ठीक है। The inclusion and interception of historical events by the historian often depends on the conceptual framework adopted by him। मतलब देखिए क्या है, जो हिस्टोरियन है वो हर एक चीज नहीं लिखेगा,
उसके दिमाग में जो कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क है, इसका मतलब उसके दिमाग में जो कॉन्सेप्ट है, उसके दिमाग में जो चीजें भरी है कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, जो उसको ऐसा लगता है, ठीक है, जो उसको इंपॉर्टेंट लगता है वो लिखेगा, जो उसके कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क में, मतलब उसके दिमाग की बनावट में जो नहीं है, उसको लगता है इंपॉर्टेंट नहीं है, वो नहीं लिखेगा। इंक्लूजन का मतलब वो क्या इंक्लूड करेगा, अपने जो वो नैरेटिव लिखेगा, उस नैरेटिव में वो क्या इंक्लूड करेगा उन सारी चीजों में से। इंटरप्रिटेशन मतलब वो किस तरीके से उन चीजों को समझेगा, ठीक है। इंटरप्रेट करना मतलब किसी चीज को समझना। तो देखिए इंक्लूजन मतलब क्या क्या चीजें वो उसमें से इंक्लूड करेगा जो वो चीज लिखने वाला है, और इंटरप्रिटेशन मतलब वो किस तरीके से उस चीज को समझता है, और ये किस पे डिपेंड करेगा, उसके दिमाग में क्या भरा है, उसके दिमाग में जो कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क है उस पे डिपेंड करेगा, सिंपल सी बात। His style of writing is determined by that conceptual framework। अब वो उसका लिखने का स्टाइल भी तो उसके ही हिसाब से होगा। अब कुछ हिस्टोरियंस होंगे जो एज अ स्टोरी उसे लिखेंगे, कुछ हिस्टोरियंस होंगे वो एज अ हम रिपोर्ट राइटिंग लिखते हैं न्यूज़पेपर में वैसे लिखेंगे, कुछ होंगे जो एक एसे राइटिंग लिखते हैं वैसे लिखेंगे। अलग अलग स्टाइल ऑफ राइटिंग होते हैं और अलग अलग चीज उनको क्या लिखनी है उनके हिसाब से वो लिखते हैं, ठीक है ना। और वो किस पे डिटरमाइन मतलब किस पे डिपेंड करता है, उनके कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क पे, उनके दिमाग में क्या सोच है, उनके क्या कॉन्सेप्ट्स है उनके दिमाग में, उसके हिसाब से वो लिखेंगे, ठीक है। अगर समझ में आ रहा हो और लाइक ना दबाया हो तो फटाफट दबा देना, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज द ट्रेडिशन ऑफ राइटिंग हिस्टोरिकल नैरेटिव, दैट इज हिस्टोरियोग्राफी, वाज नॉट प्रिवेलेंट इन द एंशिएंट सोसाइटीज ऑफ द वर्ल्ड। मतलब जो बहुत पुरानी सभ्यताएं थी, जैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन हो या उससे और भी पहले जो लोग रहते थे, वो लोग हिस्टोरियोग्राफी तो नहीं लिखते थे, ठीक है। जो हम आज के जमाने में जो हिस्ट्री पे रिसर्च करते हैं और अच्छे से पेपर्स वगैरह बना के लिखते हैं, जिसे हम हिस्टोरियोग्राफी कहते हैं, वो एंशिएंट सोसाइटीज में ऐसा नहीं देखने को मिला। इसलिए हमें और भी ज्यादा कष्ट करना पड़ता है हिस्टोरियोग्राफी लिखने के लिए, क्योंकि उन लोगों ने कुछ लिखा ही नहीं था। However, that does not mean that they were not aware of the historical time or were not eager to know about it। अच्छा, इसका ये मतलब कतई नहीं है कि उन्होंने कुछ लिखा नहीं, इसका मतलब उनको पता ही नहीं था या फिर उनको जानना ही नहीं था हिस्टोरिकल टाइम के बारे में, ऐसा नहीं, उनको पता था, बस उनके तरीके अलग थे। अब तरीके कैसे अलग थे? Ancient people also felt the need of passing on the stories of the life and valor of the ancestors to the next generation। मतलब पुराने जो हमारे ancestors थे, उनको भी पता था कि जो हिस्ट्री है, जो हिस्टोरिकल स्टोरीज है, वो काफी इंपॉर्टेंट होती है। जैसे उनमें कई सारे वैलर वाले योद्धा होते हैं, वैलर मतलब बहादुरी, ठीक है। तो कुछ ऐसे योद्धा होते हैं जिनमें काफी वैलर होता है, काफी बहादुरी होती है, तो उनके लाइफ के बारे में हमारी नेक्स्ट जनरेशन को भी पता चलना चाहिए। और इसलिए वो क्या करते थे, एंशिएंट कम्युनिटीज ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज्ड वेरियस मीन्स लाइक केव पेंटिंग्स, स्टोरी टेलिंग, सिंगिंग, सॉन्ग्स एंड बलाड्स एक्सेट्रा फॉर दिस पर्पस। तो देखिए क्या है, पहली चीज तो वो केव पेंटिंग्स का इस्तेमाल करते थे। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पिक्चर में, जो अजंता एल्लोरा केव्स आपको पता होगी, वो इसी पे बेस्ड है। उन्होंने हिस्ट्री को लिखने की जगह वहां पे एज अ पेंटिंग बना दिया है। स्टोरी टेलिंग हो सकता है वो, मतलब वो क्या करते थे, अपने गाँव में ऐसे कहानी सुनाने जैसे वो हिस्ट्री की कहानी एक सुनाते थे, ठीक है। सिंगिंग, सॉन्ग्स एंड बलाड्स। अब बलाड्स इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ अ सॉन्ग, इसके बारे में आप थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं इंटरनेट पे से, लेकिन अभी मैं आपको बताने के लिए इतना बताऊंगा कि दैट इज अनदर टाइप ऑफ अ सॉन्ग, ठीक है। तो कुछ गाने गाते थे या फिर बलाड्स गाते थे, ये सारी चीजों से वो क्या करते थे, हिस्ट्री को अपनी नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन करते थे। So these traditional means are looked upon as the sources of history in the modern historiography। मतलब आज हमें जो भी पता है ना, आज हमें मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी मतलब आज की हिस्टोरियोग्राफी में हम जो भी लिखते हैं ना, ये हमें कहाँ से इंस्पिरेशन मिली? तो ये लोग जो केव पेंटिंग्स बनाते थे उन्हें देखकर, या फिर हमने इधर उधर से कहानियां सुनी थी इसलिए, ठीक है, या फिर जो पोवाड़ा वगैरह हमने सुने हुए ऑडियो सोर्सेस हमने जो पिछले साल पढ़े हुए हैं, ये सबसे ओरल सोर्सेस मतलब आई मीन, ठीक है। तो ये सारी चीजों की वजह से मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी की शुरुआत हुई कि उन लोगों को लगने लगा कि अब इसे एज अ स्टोरी पास ऑन करना सही नहीं होगा, इसे हमें लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए हम आज के जमाने में इसे लिखते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, और भी कई सारे सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री होते हैं, हमने पिछले साल सारे पढ़े हुए हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप वारली पेंटिंग देख सकते हैं, राइट। तो ये सारे हैं सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री।
अब देखते हैं मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी क्या कहती है। तो हमने अब देखी कौन सी ट्रेडिशन ऑफ हिस्टोरियोग्राफी, मतलब पुराने जमाने में हिस्ट्री कैसे लिखी जाती थी। अब मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी में 4 मेन कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी में क्या क्या किया जाता है, ऐसी 4 मेन चीजें होती है। तो पहली चीज जो हम देखते हैं वो है इट्स मेथड इज बेस्ड ऑन साइंटिफिक प्रिंसिपल्स। अब ऐसा नहीं है कि तुमने एक कहानी सुनी और उस कहानी को सुन के तुमने हिस्ट्री लिख दी, ऐसा नहीं चलता। आज के जमाने में हमें कुछ साइंटिफिक चीजें चाहिए, मतलब उसमें काफी सारी रिसर्च करनी पड़ती है। इट बिगिंस विद द फॉर्मेशन ऑफ रेलेवेंट क्वेश्चंस। पहले हम क्वेश्चंस फॉर्म करेंगे, मतलब क्या ये स्टोरी सही है, इस स्टोरी में ऐसा क्यों हुआ, इस स्टोरी में वैसा क्यों हुआ, ये सारी चीजें, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, दीज क्वेश्चंस आर एंथ्रोपोसेंट्रिक। अब एंथ्रोपोसेंट्रिक क्या होता है? एंथ्रोपोसेंट्रिक का मतलब होता है इंटरप्रेटिंग द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन वैल्यूज एंड एक्सपीरियंसेस। अब ऐसा नहीं है कि तुमने कुछ ऐसे क्वेश्चंस बना दिए जो कि ह्यूमंस से रिलेटेड नहीं है। कभी भी हम जब हिस्ट्री पढ़ते हैं तब हिस्ट्री में सबसे ज्यादा जो सेंट्रल आइडिया होता है वो है ह्यूमंस। मतलब आपको भी पता है कि जब से मानव सभ्यता, जब से ह्यूमन सेटलमेंट शुरू हुई है, तब के बाद की हिस्ट्री हमने बहुत पढ़ी है, लेकिन उसके पहले की हिस्ट्री हमें तो डायनासोर छोड़ के कुछ पता ही नहीं होगा मेरे ख्याल से। इंसानों के पहले क्या था ना, डायनासोर छोड़ के आपको दूसरी चीज पता ही नहीं होगी मुझे लगता है। वो क्यों है? क्योंकि हम जब भी हिस्टोरियोग्राफी लिखते हैं तब मैक्सिमम लोग इसे एंथ्रोपोसेंट्रिक रखते हैं, इसे इसके सेंटर में ह्यूमंस होने चाहिए, मतलब ह्यूमंस के आसपास क्या हो रहा है ये हम हिस्ट्री में लिखेंगे, ठीक है। इट मींस दैट दीस क्वेश्चंस आर अबाउट द डीड्स of the members of ancient human societies of a particular period। मतलब ये जो है ये किस पे बेस्ड होगी? ये जो पुरानी मानव सभ्यताएं थी, मतलब ह्यूमन सोसाइटीज थी, उसमें लोगों ने क्या क्या किया, ठीक है, क्या अच्छे काम किए, क्या बुरे काम किए, वहां पे क्या इंपॉर्टेंट चीजें हुई, उस पे बेस्ड होगा। हिस्ट्री डज नॉट सजेस्ट एनी इंटर रिलेशन बिटवीन द डिवाइन एंड ह्यूमन नीड्स। द डिवाइन मतलब गॉड, ठीक है। हिस्ट्री में कभी भी भगवान जी ने ऐसा किया हम नहीं लिखते, वो धर्मों में होता है, राइट। एक सेकंड, हाँ एक सेकंड। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जो हमें नेक्स्ट चीज देखनी है, एक सेकंड, रिकॉर्डिंग चालू है ना? यस। तो हमें जो नेक्स्ट चीज देखनी है, जो हमने अभी अभी सेकेंड पॉइंट देखा, उसके बाद थर्ड पॉइंट भी है, वो देखते हैं। द आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस आर सपोर्टेड बाय रिलायबल एविडेंसेस। मतलब हमने क्या किया, बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए, बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए, ठीक है। उन क्वेश्चंस के बारे में हमने काफी रिसर्च किया, एंड द आंसर्स, इन क्वेश्चंस के जब हम आंसर्स निकालेंगे, ये हमेशा उनके पास रिलायबल एविडेंस होगा, ठीक है। हमेशा एक ऐसा एविडेंस, मतलब ऐसा एक प्रूफ होगा जिसके ऊपर रिलाई किया जा सकता है, मतलब जो सही ही होगा ज्यादातर, ठीक है। एंड हिस्ट्री प्रेजेंट्स अ ग्राफ ऑफ मैनकाइंड जर्नी विद द हेल्प ऑफ पास्ट ह्यूमन डीड्स। मतलब जो पहले हमने जो हमारे एंसेस्टर्स ने जो काम किए, अच्छे काम किए, बुरे काम किए, इसके हिसाब से हमें मैनकाइंड की जर्नी पता चलती है कि मतलब शुरुआत में इंसान कैसे थे, फिर इंसान कैसे थे, फिर इंसान कैसे थे। अगर हम एक एग्जांपल ले तो पहले इंसान जो है वो अकेले इधर उधर घूमते थे, फिर उसके बाद हम और थोड़े सालों बाद के जो हम केव पेंटिंग्स वगैरह देखते हैं उसमें देखने को मिलता है कि लोग एक साथ आके जमा होकर रहने लगे। फिर और कुछ सालों बाद के हम केव पेंटिंग्स देखते हैं तो हमें पता चलता है कि एज अ फैमिली लोग रहने लगे। फिर उसके बाद हमें पता चलता है कि गांव बसने लगे, शहर बसने लगे। तो ऐसे मैनकाइंड की जो पूरी जर्नी है, पूरी जो उन्होंने शुरुआत से क्या क्या किया, ये सब चीजें हमें हिस्ट्री से पता चलती है, ठीक है। नाउ सी, अच्छा ये मैंने यहाँ पे कुछ फोटोज दिए हुए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे साइंटिफिक प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है, मतलब हर जगह से हम रिसर्च करते हैं। फिर उसके बाद जो हमें क्वेश्चंस थे, ये क्वेश्चंस कैसे एंथ्रोपोसेंट्रिक है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट चीज देखने को मिलती है वो है यहाँ पे रिलायबल एविडेंस, एकदम अच्छे वाले प्रूफ देखते हैं जिससे कि सही में पता चल सके कि क्या हो रहा है। और उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि ग्राफ ऑफ मैनकाइंड जर्नी, मतलब शुरुआत से अंत तक इंसानों ने किस तरीके से डेवलपमेंट वगैरह किया है। तो आगे बढ़ते हैं, और अगर अच्छा लग रहा हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट कर देना, ठीक है।
चलिए तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज इट इज सेड दैट द मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी विद अबव कैरेक्टरिस्टिक्स हैज इट्स रूट इन द एंशिएंट ग्रीक हिस्टोरिकल राइटिंग्स। तो ये जो हमने अभी अभी जो कैरेक्टरिस्टिक्स देखे, जो भी चीजें हमने देखी मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी में जो होती है, तो उनके रूट्स कहाँ पे, मतलब उनकी शुरुआत कैसे हुई थी? इन द एंशिएंट ग्रीक हिस्टोरिकल राइटिंग्स। मतलब शुरुआत में जो ग्रीस के लोग थे ना, उन्होंने जो हिस्ट्री लिखी थी, उस हिस्ट्री में हमें इस तरीके की हिस्टोरियोग्राफी देखने को मिलती है। ठीक है, हिस्ट्री इज ओरिजिनली अ ग्रीक टर्म। एक्चुअली वे हिस्ट्री ये एक्चुअली वे ग्रीक भाषा से ही आई है। हेरोडोटस, the Greek historian of the 5th century BC, used it first for his book entitled The Histories। तो The Histories नाम की एक किताब लिखी हेरोडोटस साहब ने, जो कि ग्रीक हिस्टोरियन थे 5th सेंचुरी बीसी के, मतलब सन 401 से लेकर 499 बीसी बिफोर क्राइस्ट, ये टाइम में उन्होंने बुक लिखी थी और इसका नाम था द हिस्ट्रीज। यहाँ पे हिस्ट्री ये शब्द का पहली बार उपयोग किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डू यू नो, थोड़ा सा अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि यहाँ से आपको एग्जाम में रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस नाम का एक क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप फोटो में देख सकते हैं, दिस इज द अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन ऑफ मैनकाइंड। मतलब इंसानों ने बनाया हुआ पहला इंस्क्रिप्शन। मैंने इंस्क्रिप्शन का मतलब आपको बताया था कि पत्थर के अंदर हम खुरच खुरच के कुछ चीज बनाते हैं, तो उसे हम इंस्क्रिप्शन कहते हैं। ठीक है, जैसे मंदिरों की दीवारों पे वगैरह हमें देखने को मिलता है, वैसे ये एक इंस्क्रिप्शन है। इसके ऊपर ये एक पत्थर है और इसके ऊपर खुरच खुरच के कुछ ड्राइंग वॉइंग बनाई गई है। ठीक है, तो अब देखिए इसके बारे में क्या खास है। The above picture shows a fragment of the earliest inscription, सबसे शुरुआती जो इंस्क्रिप्शन था। ठीक है, a forward marching file of soldiers holding shields and spears is seen here। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ सोल्जर जो है वो स्पीयर और शील्ड मतलब जो कवच रहता है, जो स्पीयर होता है, स्पीयर मतलब भाला। ठीक है, जो मार सकते हैं सामने वाले को, उसे हम भाला कहते हैं ना। तो ऐसे लेकर ये सोल्जर जा रहे हैं और उनके सामने उनके आर्मी का जनरल दिखता है। ठीक है, अगर आप टेक्स्ट बुक में ध्यान से देखेंगे तो शायद ना दिखे, लेकिन इस पिक्चर में तो आपको दिख ही रहा होगा। क्वालिटी 480p ना करके रखे हो तो कर लेना, तो आपको अच्छे से दिखेगा जो भी सामने है। ठीक है, एंड द जनरल इज इन द फ्रंट, जैसा कि मैंने बताया। द ट्रेडिशन ऑफ रिकॉर्डिंग हिस्टोरिकल इवेंट कैन बी ट्रेस्ड बैक टू सुमेर सिविलाइजेशन इन मेसोपोटामिया। तो जैसा कि आपको पता है, शुरुआती जो सिविलाइजेशन थी, जैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन हो गई या फिर चाइना की सिविलाइजेशन हो गई, वैसे ही मेसोपोटामिया नाम की एक जगह में भी एक सिविलाइजेशन थी जो कि इजिप्ट के आसपास थी, और इसे अब कहते हैं सुमेर सिविलाइजेशन। क्या कहते हैं बोलो? सुमेर सिविलाइजेशन। बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये जो हमने अभी अभी जो देखा इंस्क्रिप्शन, ये सुमेर सिविलाइजेशन का है। नेम्स ऑफ सुमेरियन किंग्स and stories of battles fought by them have been preserved in various inscriptions। मतलब ये लोग क्या करते थे, जो सुमेर सिविलाइजेशन के राजा हुआ करते थे, वो लोग जो युद्ध लड़ा करते थे, उसके बारे में अच्छे से उन्होंने लिख कर रखा हुआ था इंस्क्रिप्शंस में। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ कुछ चीजें लिखी हुई है, भले ये आपको लिखा हुआ ना लगे, लेकिन ये उनकी भाषा है। ठीक है, ये भाषा में सर्कल वगैरह इस्तेमाल किए जाते थे। ठीक है, एंड उसके बाद हमें और क्या देखने को मिलता है? द अर्लीस्ट inscriptions shown about dates back to 4500 BC। मतलब ये 4500 ईसा पूर्व, 4500 बिफोर क्रिश्चियन एरा, इतना पुराना, मतलब आज से करीब 6500 साल पुराना है ये इंस्क्रिप्शन। ठीक है, 6500 साल पहले। इट रिकॉर्ड्स अ बैटल फाउट बिटवीन द टू किंगडम्स। कोई तो दो किंगडम्स थे, उनके बीच में एक बैटल लड़ी गई थी। ठीक है, इट इज नाउ डिस्प्लेड एट द लोवर म्यूजियम इन फ्रांस। तो फ्रांस के लोवर म्यूजियम में इसे दर्शाया गया है आज के जमाने में। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो फटाफट यस लिख दीजिए लाइव चैट में। ठीक है, मैं 1 मिनट रुक रहा हूं, तब तक फटाफट सब लोग यस लिख दीजिए। लिखो 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 फटाफट। ठीक है, फास्ट। और हम अभी लेसन खत्म ही करने वाले हैं, डोंट टेक टेंशन। नेक्स्ट जो पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट जो हम पढ़ने वाले हैं वो है डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक पर्सपेक्टिव इन यूरोप एंड हिस्टोरियोग्राफी। देखिए क्या है, यूरोप के जो लोग थे, जैसा कि मैंने आपको ग्रीक के बारे में बताया, तो ग्रीस किधर है? यूरोप में तो है। ठीक है, तो ये जो यूरोप के लोग थे, इन्होंने एक साइंटिफिक पर्सपेक्टिव डेवलप किया था सबसे पहले। मतलब उन्होंने सबसे पहले हिस्टोरियोग्राफी लिखना शुरू किया था। सो टिल द 18th सेंचुरी
सीई, मतलब सी मतलब क्रिश्चियन एरा, मतलब 18th सेंचुरी 1700 से लेकर 1799 ये सालों के बीच में यूरोप हैड, ये क्या था, यूरोप हैड अचीव्ड अ रिमार्केबल प्रोसेस इन द फील्ड्स ऑफ फिलॉसफी एंड साइंस। तो जैसा कि आपको पता है आइंस्टाइन बाबा, न्यूटन बाबा, इतने सारे इंपॉर्टेंट लोग यूरोप में से निकल के आ रहे थे। तो ये हमें सीधे सीधे दिखाता है कि साइंस में यूरोप ने बहुत अच्छी प्रोग्रेस कर ली थी टिल द 18th सेंचुरी सी। इवन जो उनके पहले वाले लोग थे जैसे गलीलियो साहब, ठीक है, ये सारे लोगों ने यूरोप का नाम बहुत ही आगे कर दिया था इन द फील्ड ऑफ साइंस। और फिलॉसफी का मतलब होता है, फिलॉसफी का मतलब किसी भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा डिटेल्ड जानकारी प्राप्त करना, उसे हम फिलॉसफी कहते हैं। Okay, so the scholars by then had come to believe in the possibility of studying the social and historical truths by applying scientific methods। मतलब तब वो स्टोरीज पे बिलीव नहीं कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भाई हमें अगर कोई सोशल ट्रुथ या कोई हिस्टोरिकल ट्रुथ का स्टडी करना है तो सबसे पहले साइंटिफिक मेथड चाहिए, कोई तो उसके लिए एविडेंस चाहिए, प्रूफ चाहिए। उन्होंने कहा देखिए सोशल ट्रुथ का मतलब जो जनरल साइंस होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी कह लो, और हिस्टोरिकल ट्रुथ मतलब जो हिस्टोरियोग्राफी लिखते हैं। तो ये दोनों के लिए ही साइंटिफिक मेथड तो चाहिए, ऐसा वहां के स्कॉलर्स ने विश्वास कर लिया था और अपने दिल से कह लिया था कि साइंटिफिक मेथड के सिवाय तो कोई हिस्ट्री नहीं लिखी जाएगी। नाउ द फिलोसॉफिकल डिस्कशंस focused more and more on the objectivity in history and historiography। ऑब्जेक्टिविटी मतलब एकदम सही होना चाहिए, विथ प्रूफ होना चाहिए। इस पर ये लोगों ने फोकस करना शुरू कर दिया था। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि इसने ये कहानी सुनाई, इसने वो कहानी सुनाई, हाँ दो लोगों ने ये कहानी सुनाई, एक जन ने वो कहानी सुनाई, मतलब दो लोगों ने, ज्यादा लोगों ने सुनाई, वो कहानी सही होगी, ऐसा नहीं। जो प्रूफ बताएगा उसकी कहानी सही होगी, ये उन्होंने अपने मन में विश्वास कर लिया था, मन में पक्का कर लिया था। Prior to the 18th century, all European universities were interested only in the philosophical discourses revolving around divine phenomena। मतलब 18th सेंचुरी के पहले क्या था, वो आपने ग्रीक गॉड्स के नाम सुने होंगे ना, जैसे आपने ग्रीक गॉड, एक्चुअली मुझे नाम ठीक से पता नहीं है, सॉरी, आप लोगों को इसके बारे में ज्यादा पता होगा मुझे लगता है, क्योंकि आप वो सुपर हीरोज की मूवीज वगैरह देखते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो ग्रीक गॉड्स थे ना, डिवाइन मतलब अराउंड, डिवाइन मतलब गॉड, डिवाइन मतलब गॉड होता है, ठीक है। तो अराउंड द ग्रीक गॉड्स ये लोग बहुत ही भगवान के बारे में सोचते थे कि भगवान ने हिस्ट्री में ऐसा किया, भगवान ने हिस्ट्री में वैसा किया, ठीक है। फिलोसॉफिकल डिस्कोर्सेस का मतलब होता है, फिलोसॉफिकल डिस्कोर्सेस का मतलब होता है डिस्कशन, ठीक है। जो भी उन्होंने डिस्कशंस किए थे, और इनके डिस्कशंस किसके अराउंड रिवॉल्व होते थे कि ये गॉड ऐसे थे, ये गॉड वैसे थे, इनके अलावा ये लोग कुछ सोचते ही नहीं थे। ओके, दीज वर द डिस्कशंस इन देयर माइंड्स। However, gradually this scenario began to change। मतलब ये जो कंडीशन थी ये धीरे धीरे चेंज होने शुरू हुई। इन 1737 CE, मतलब साल 1737 में द गॉटिंगेन यूनिवर्सिटी वॉज फाउंडेड इन जर्मनी। जर्मनी की ये एक यूनिवर्सिटी है जिसे हम कहते हैं गॉटिंगेन यूनिवर्सिटी या फिर द यूनिवर्सिटी ऑफ गॉटिंगेन। यहाँ पे आप देख सकते हैं आज भी ये यूनिवर्सिटी है जर्मनी में, ठीक है, आज भी यहाँ पे पढ़ाई की जाती है। This university for the first time had an independent department of history। मतलब पहले की यूनिवर्सिटीज तो साइंस पे ही अपना सारा फोकस करके बैठी हुई थी, साइंस और मैथ्स पे, लेकिन ये एक ऐसी यूनिवर्सिटी थी इसमें हिस्ट्री के लिए एक अलग से पूरा डिपार्टमेंट खोला गया था। Later, other German universities also became centers of historical studies। तो जर्मनी में हिस्टोरिकल स्टडीज के लिए बहुत सारी यूनिवर्सिटीज सेंटर बनने लगी। मतलब बहुत सारी जर्मन यूनिवर्सिटीज में लोग आके हिस्ट्री स्पेशली पढ़ने लगे, ठीक है। उसके अंदर फिलोसफी पढ़ने लगे, फिलोसफी मतलब उसका एकदम डीप डिटेल स्टडी करने लगे, ठीक है। तो दोस्तों आज के सेशन में तो हम यहीं तक करेंगे। कल से हम कल नहीं, परसों होगी नेक्स्ट क्लास, ठीक है। परसों शाम को 4:15 बजे नेक्स्ट क्लास होगी हिस्ट्री की, और परसों से हम नोटेबल स्कॉलर्स की शुरुआत करेंगे, उनके बारे में पढ़ना। एंड थैंक यू सो मच। अगर आपके कोई भी डाउट्स है तो मैं 1 मिनट के लिए रुका हूँ, फटाफट अभी बताइए, नहीं तो जो लोग लाइव नहीं देख रहे, मतलब जो लोग प्रीमियर नहीं देख रहे, वो कमेंट सेक्शन में बताइएगा मुझे। और आपको अगर एनटीएससी के नोट्स चाहिए या बोर्ड एग्जाम के लिए प्रैक्टिस पेपर चाहिए तो मुझे आप ईमेल कर सकते हैं। यहाँ पे मेरा ईमेल आईडी आपको दिख रहा होगा, राइट, यू कैन ईमेल मी ओवर हियर। एंड मेरा एक दूसरा चैनल भी है जो कि है द स्टडी शैक बाय संकेत मनियार। इसे अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर करना, क्योंकि
उस चैनल पे भी बहुत सारी चीजें आपको मिलने वाली है, वहां पे भी काफी सारे वीडियोस है। और दोस्तों प्लीज अपने घर पे ही रहिएगा, मैं तीसरी बार बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा स्थिति बिगड़ने लगी है अभी, ठीक है। सो अगर आपके कोई भी डाउट्स हो तो अभी पूछ लीजिए, अगर लाइक ना किया हो तो फटाफट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर, ठीक है। एंड प्लीज शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। नेक्स्ट टाइम अपने दोस्तों को बुलाना, कल शाम को 4:15 बजे हमारी लाइव क्लास होगी, तो सबको बुला के लाना, ठीक है। So thank you so much and this is my Instagram ID. You can also follow me over here. ठीक है, कोई डाउट्स है आपके? मैं 1 मिनट के लिए रुका हूँ। तो दोस्तों कल शाम को 4:15 बजे हमारी ज्योग्राफी की क्लास होगी, सब लोग जरूर अटेंड कीजिएगा एंड वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। खत्म करे क्या? अरे करे क्या बताओ, बोलो खत्म करे। सो थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, मिलेंगे कल, ठीक है।